हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मल्टीपल कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज को लेकर। अब इस डेसिमल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आधार मानकर। तो बने रहेंगे वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 6205। इन 5 अंकों से यहाँ पर ये 5 संख्याएं बनी हुई है और हमें बताना है कि इन सभी का जो ऐड है अर्थात योग है वो कितना होगा। अब अगर हम इन संख्या को देख रहे हैं तो देखने से हमें पता चलता है कि 62025 तो इन सभी 5 संख्याओं में है। तो फिर यहाँ पर हमें ऐड किस बात का करना है, 62025 को 5 बार हम जोड़कर या फिर 5 से गुणा करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर है डेसिमल पॉइंट का अर्थात दशमलव के बिंदु पर। यह दशमलव का बिंदु यहां पर 6202.5 लिए है, 620.25 है, 62.025 है, 6.2025 है और यहां पर 0.6225 है। तो हम देखते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कि हमने चर्चा की है कि जब हम दशमलव संख्याओं को या दशमलव भिन्नों को जोड़ते हैं तो हम दशमलव को दशमलव के नीचे ही स्थान देते हैं। अंक चाहे दाहिनी तरफ कहीं तक भी जाए और चाहे बाईं तरफ कहीं तक भी जाए। तो यहाँ पर हम अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पहले प्लस को हम यहां पर लिखते हैं 0.25 और ये हो जाता है हमारे पास 620। अब ये तीसरी संख्या है हमारे पास, इसे हम लिखते हैं 62.025। वैसे ही अब हम इससे अगली संख्या को लिखते हैं 6.2025। अब अंतिम संख्या को हमें लिखना है 0.62025। यहां हम देख पा रहे हैं कि दशमलव तो दशमलव के नीचे स्थान प्राप्त कर चुका है, लेकिन ये संख्याएं जो यहां पर कम बढ़ती हैं हम दशमलव के बाद वाले अंकों को पूरा करने के लिए यहां पर लगाते हैं 0। अब दशमलव के बाद वाले अंक चूंकि हमने पूरे किए हुए हैं तो यहां पर हम जोड़ना शुरू करते हैं। 0 में 5 जोड़ने पर 5, 5 और 2 7, 5 और 2 फिर से 7, 5 और 2 7 और 2 9, 6 2 8, 2 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल बचता है 1, 6 2 8 और 2 10 और 1 हासिल का 11 हासिल फिर से बचता है 1। इस 1 को हम जोड़ते हैं 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9, फिर 6 और 2 8, फिर 6 का 6। मतलब इस सवाल को अगर हमें योग करना है तो योग करने के लिए हमें दशमलव को दशमलव के ही नीचे स्थान देना है, चाहे अंक पूर्णांकों में कहीं तक भी जाते हैं और चाहे दशांश में कहीं तक भी जाते हैं। ओके, समझ पाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमसे कहा गया है 9876 को भाग देनी है 24.96 से और फिर उसमें 215.005 को जोड़कर क्या घटाया जाए कि मान 309.99 प्राप्त हो जाए। अब इस रिक्त स्थान पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लगभग कितना मान होगा। यहाँ पर लगभग मान की बात करी गई है, तो लगभग मान के लिए हम प्रयोग करते हैं कोटि मान को लेकर। तो यहाँ पर हमें 9876 दिया हुआ है। इस 9876 को अगर हमें 5 के या 0 के नजदीक लाना है तो हम देखते हैं कि ये बन जाता है 9875। अब भाग कर रहे हैं 24.96 से। ये 24.96 25 के 0.04 नजदीक है, तो हम इसे सीधे सीधे भाग कर सकते हैं 25 से। और यहां पर ये 215.005 ये 0.005 हजारवें स्थान पर जा चुका है। तो जब हजारवें स्थान पर जा चुका है तो इसे हम 215 लगभग मान सकते हैं। अब बचता है 309.99। तो ये 99 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसे हम सीधा सीधा मान सकते हैं 310। और ये 310 हम उठाकर लाते हैं प्रश्न मार्क की तरफ, तो ये बन जाता है -310। अब इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम x मानते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क x बन के राइट हैंड में स्थान प्राप्त कर लेता है। अब हम इसे सोल्व करते हैं 25 से विभाजित करके। 25 3 75, यहां से हमारे पास बचता है 23, हो जाता है ये 237। अब 25 9 225, यहां से हमें बचता है 12 और 25 पंजे 125। अब हमारे पास आता है आगे 215
और माइनस 310। 215 को हम 395 में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 610। अब 610 में से हम घटाते हैं 310 को, तो हमें प्राप्त हो मान जो होता है वो होता है पूरा पूरा 300। ओके, ये लगभग मान वाली बात थी जो कि हमने संख्याओं को या तो शून्य के नजदीक ले पहुंचाया है या फिर 5 के नजदीक पहुंचाया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लगभग कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर भी लगभग वाली बात कही गई है। लगभग कौन सी संख्या होगी, 957 को भाग करनी है 318.65 से, और फिर जो आता है उसमें गुणा करनी है 16.22 से। जो मान हमें प्राप्त होगा उसमें हमें क्या जोड़ना है कि 17.99 गुणा 5 हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगभग की बात कर रहे हैं, तो लगभग के लिए हम यहाँ पर या तो शून्य के या फिर 5 के नजदीक वाले मानों को वरीयता देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 957 को हम भाग कर रहे हैं 318.65, तो ये 318.65 यहाँ पर 65 नजदीक है 100 के, तो उस 100 में तीसरा अंक यानी कि 1 18 के साथ जाता है और बनाता है 319। गुणा कर रहे हैं हम 16.22 से, तो ये 16.22 सीधा सीधा, क्योंकि ये 100 से बहुत ज्यादा दूर है तो इसे हम सीधा सीधा स्थान देते हैं 16। प्लस में हमें कुछ जोड़ना है और यहां पर हम देख पा रहे हैं 17.99 गुणा 5, 17.99, ये 99 100 के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 18 गुणा 5। अब इसे हम सोल्व करेंगे 319 तिया 957 और गुणा हो रही है 16 से। हम प्लस में क्या जोड़ रहे हैं कि 18 पंजे 90 हो जाए, तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क को बचाते हैं और 90 माइनस 16 तिया 48 करते हैं, तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 42। ये क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर बनता है। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि 213 गुणा 16 का जो गुणनफल होता है वो 3408 होता है, तो 1.6 गुणा 21.3 का गुणनफल कितना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें 213 गुणा 16 को, तो इसकी दूरी गुणा का मान 3408 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये मान हमें ना भी दिया होता तो हम 1.6 की गुणा 21.3 से तो कर ही सकते हैं गुणा के साधारण नियम के अनुसार, लेकिन यहां पर अगर हमें मान दिया हुआ है तो हमें सवाल को साधारण नियम से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कि आवश्यकता है तो केवल इतनी कि हमें दशमलव की गुणा के रूल्स पता हो। जब हम दशमलव संख्याओं की गुणा करते हैं तो गुणनफल में जो मान हमें प्राप्त होता है साधारण गुणनफल के अनुसार, उस मान में हम दशमलव के अंकों को जोड़कर उतने ही अंकों पर दशमलव लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 की गुणा 213 से है और यहाँ पर 1.6 की गुणा 21.3 से है, तो अंक तो वही है लेकिन यहाँ पर दशमलव नहीं है, और यहाँ पर दशमलव के एक अंक 21.3 में है और एक अंक 1.6 में है, तो दशमलव के यहाँ पर कुल अंक हो जाते हैं 2। तो इन दो अंकों के हिसाब से जो 213 गुणा 16 का गुणनफल है 3408 में हम दशमलव के 2 स्थानों को वरीयता देते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 34.08। ओके, गुणनफल करने के प्राप्त करने के लिए गुणा करने के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है यदि 168 गुणा 32 का जो गुणनफल है वो 5376 होता है, तो 5.376 को भाग करें 16.8 से, उसका मान कितना होगा। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 5.376 और भाग हो रहा है 16.8 से, तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं 5.376 बटे 16.8। अब जब हम अंश और हर में भाग की प्रोसेस को पूरा करते हैं तो हम दशमलव के स्थानों को बराबर करके, ऊपर दशमलव के 3 अंक है, नीचे दशमलव के 1 अंक था, तो हमने शून्य लगाकर 3 अंक पूरे किए हैं, और यहाँ बराबर करने के बाद में हमने यहाँ दशमलव से दशमलव को सीधे सीधे निरस्त कर दिया। तो निरस्त करने के बाद में हमें जो मान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 5376 बटे 168 और गुणा में 100। अब हम इस क्वेश्चन की जो कंडीशन हमें दी गई है उस कंडीशन के अनुसार हम देखते हैं कि 5376 और गुणनफल है 168 और गुणा 32 का। अगर मैं इस 168 को 5376 के पक्ष में लेकर जाता हूं तो ये यहाँ पर जो है 168 5376 में करता है भाग, और भाग करने पर हमारे पास यहाँ पर जो मान बचता है वो बचता है 32। जब 32 मान बचता है तो हम यहाँ पर इस 5376 बटे 168 के स्थान पर सीधे सीधे दे सकते हैं 32, और 32 बटे यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 100, तो हमें मान प्राप्त हो जाता है 0.32। ओके, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है
52,416 को भाग किया गया है 312 से, तो हमें मान प्राप्त हुआ है 168। तब 52.416 को भाग किया जाए अगर 0.0168 से, तो इसका मान कितना होगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 52,416 और भाग है 312, इसे मैं सीधे सीधे लिख सकता था 52,416 बटे 312, और ये हमारे पास है यहाँ 168, और इसके बटे में हम मान लें 1। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो इधर भाजक है वो इधर परिणाम बना हुआ है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं दूसरी तरफ 52.416 और भाग का चिन्ह है चूंकि, तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं 0.0168। अब जब हम दशमलव भिन्नों की भाग करते हैं तो हम दशमलव से दशमलव को निरस्त करने के लिए दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों को पूरा करने के लिए शून्य लगाकर मान प्राप्त करते हैं। तो यहां दशमलव निरस्त होने के बाद में जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो मान है हमारे पास 52,441.60 और बटे में 168। अब यहां इस प्रोसेस को देखने की आवश्यकता है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या फिर क्रॉस ट्रांसफर करने पर ये मान जो मुझे प्राप्त होता है वो होता है 52,416 बटे 168 और बराबर 312 एकम 312। अब ये 52,416 बटे 168 का मान मुझे 312 प्राप्त होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 52,416 बटे 168 है, अगर इसके स्थान पर मैं लिख देता हूं सीधे सीधे 312 है, तो मुझे जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 312 के आगे एक शून्य यानी कि 3120। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 7 अर्थात 7 में हमसे कहा गया है यदि 547.527 बटे 0.0082 बराबर x होता है तो 5,47,527 बटे 82 का जो मान होगा वो कितना होगा। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अंश और हर दोनों में ही दशमलव है, तो दशमलव संख्याओं को भाग करने के लिए हमें सबसे पहले दशमलव को निरस्त करने के लिए उनके अंक दाहिनी तरफ बराबर करने होते हैं। तो ऊपर नीचे हमारे पास दशमलव के दाहिनी तरफ 4 अंक है और ऊपर 3, तो इन्हें 4 पूरा करने के लिए हम शून्य लगाते हैं और यहाँ पर दशमलव से दशमलव को कर देते हैं निरस्त। तो हमें यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वो होता है 5,47,527 और गुणा हो जाता है हमारे पास एक शून्य यानी कि 10 से, और बटे में आ जाता है 82 क्योंकि इन शून्य का अब कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला मान है ये बराबर है किसके, x के। अब अगर मुझे 5,47,527 बटे 82 बचाना है तो मैं इस 10 को लेकर जाऊंगा x के बटे में, यानी ये जो मान मुझे प्राप्त होगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्राप्त होगा x/10। ओके, यहां क्वेश्चन नंबर 9 अर्थात 9 में हमसे कहा गया है 3,889 में 12.952 को जोड़ दिया जाए तो क्या घटाया जाए कि 3,854.002 हमें प्राप्त हो जाए। तो इस सवाल में पक्षांतर के नियम काम करते हैं। सबसे पहले हम पूर्णांक में पूर्णांक और दशांश में दशांश को जोड़ने की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर तो 3,889 और 12 यहाँ पर पूर्णांक है, तो 3,889 में हम 12 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 और 2 हो जाते हैं 11 और 8 1 9, एक हासिल का होता है तो हो जाते हैं 10, हासिल बचता है हमारे पास 1, तो वो यहाँ पर 8 और 1 9 और ये हो जाता है हमारे पास 3,901। 9 और 2 11 का एक हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और एक हासिल का 10, फिर 8 और 1 9 और 3 का 3, 3,901 और दशमलव में 952 हमारे पास बचा हुआ है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर x को घटाया हुआ है, तो x को घटाने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वो 3,854.002 प्राप्त होता है। अगर इस 3,854.002 को हम इधर लाते हैं तो इधर लाने के बाद में ये x पक्षांतर करके आता है दाहिनी तरफ और ये संख्या पक्षांतर करके आती है बाईं तरफ। तो इस x को अगर हम दाईं तरफ लेकर जाते हैं तो ये बराबर बन जाता है -x से +x, और ये 3,854 जो धनात्मक संख्या है ये इधर आकर जो है घटती है, तो घटाने पर हमें बनता है 3,854.002। अब हम इसे घटाते हैं तो घटाने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा यहाँ पर 2 में से 2 जाता है 0, 5 का 5, 9 में से 0 गया तो 9 दशमलव, यहाँ ढाई लेते हैं 11 में से 4 जाता है 7, ढाई 9 में से लिया है तो यहाँ पर बचता है 9, 9 में से 5 जाता है 4 और 8 में से 8 जाता है 0, 3 में से 3 जाता है 0, तो 0 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। 47.950 ये हमारा बनता है आंसर अर्थात x का मान।
अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है, फिर पहले की ही तरह यहाँ पर भी पक्षांतर के नियम काम करेंगे। यहाँ पहले 832.58 में से घटा रहे हैं 242.31 को, तो यहाँ पर मान बराबर हो जाए 779.84 में से ऐसा क्या घटाया जाए। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, सपोज x घटाया जाए। तो x घटाने वाली प्रोसेस को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। पहले यहाँ इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं दशमलव के अंक दोनों ही संख्याओं में बराबर हैं। तो यहाँ 8 में से 1 को घटाया जाए तो बचता है 7, और 5 में 3 घटाया जाए तो बचता है 2। दशमलव का मान लेते हैं, 2 में से 2 घटाया जाए तो आता है 0, 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाता है तो आता है 9, यहाँ पर बचते हैं 7, 7 में से 2 जाता है तो आता है 5। अब यहाँ बराबर में हमारे पास जो मान है ऑलरेडी रखा हुआ है 779.84 और माइनस में है यहाँ x। इस x को हम पक्षांतर करके लाते हैं बाईं तरफ, तो ये बनता है x धनात्मक, और इस 590.27 को लेकर जाते हैं हम दाहिनी तरफ, तो ये बनता है 779.84 और माइनस 590.27। अब इसे हम घटाते हैं, तो घटाने पर हमें 14 में से 7 जाने पर बचता है 7, यहाँ पर बचते हैं 7, 7 में से 2 जाता है 5 दशमलव, यहाँ 9 में से 0 जाता है तो 9, और 17 में से 9 जाता है आता है 8, 6 में से 5 गया 1, 189.57। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला संख्या का मान प्राप्त होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 बराबर 123.6 में क्या जोड़ें कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले संख्याओं की जो योग और अंतर की संक्रिया है उन्हें पूरा करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर दशमलव के 3 अंक हैं और यहाँ पर भी दशमलव के 3 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के 3 अंक हैं। तो सबसे पहले हम समान चिन्हों को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने की प्रोसेस होती है शुरू की दोनों संख्याओं में। तो हम देखते हैं 9 और 1 हो जाता है 10, 10 का सीपर हासिल बचता है 1, इस 1 को हम लेते हैं 8 के साथ तो 8 और 1 हो जाता है 9, फिर यहाँ पर 9 को हम जोड़ते हैं 0 के साथ तो ये आ जाता है 990। दशमलव लगाते हैं, 8 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 9, और 3 और 4 होते हैं 7, 3 और 1 होते हैं 4। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं 146.305। इन्हें घटाने के बाद हमें जो मान प्राप्त होता है वो होता है 10 में से 5 जाता है 5, यहाँ पर बचता है 8, 8 में 0 गया, मतलब 90 में से 5 जाता है 85, 9 में से 3 गया 6 दशमलव, 9 में से 6 जाता है 3, 7 में से 4 जाता है 3, 4 में से 1 जाता है 3, 333.685 ये हमारे पास संख्या बचती है। अब यहाँ ये संख्या इस जो हमारे पास बायां पक्ष है उस पूरे का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर x है तो हमें x बचाने के लिए 123.6 का पक्षांतर करना होगा बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे, मतलब ये जो संख्या आएगी माइनस में 123.6। अब जब माइनस के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं तो x का मान प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले दशमलव के अंक पूरे करने होंगे। तो हम यहाँ पर जो ये मान हमें ऑलरेडी प्राप्त हुआ है इस मान में से घटाते हैं। 5 में से 0 जाता है तो आता है 5, 8 में से 0 जाता है तो आता है 8, 6 में से 6 जाता है तो आता है 0। अब यहाँ 3 में से 3 जाता है तो आता है 0, 3 में से 2 जाता है तो बचता है 1, और 3 में से 1 जाता है तो बचता है 2। 210.085 ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क का स्थान पर आने वाला संख्यात्मक मान होगा। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि सारी ही संख्याएं 3 है, या तो 3 से दाहिनी तरफ 0 है या फिर 3 से बाईं तरफ 0 है। अब उस स्थिति में हमें गुणा तो 3 की 3 से ही करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को सरल अंश और हर में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आता है 3/1 गुणा, अब इसे हम लिख सकते हैं 3/10 क्योंकि दशमलव का 1 अंक है। इसे हम लिख सकते हैं 3/100 क्योंकि दशमलव के 2 अंक हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3/1000 क्योंकि यहाँ दशमलव के 3 अंक हैं। और इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10, जो कटता है उसे काट दिया जाए और जो बचता है उसे छोड़ दिया जाए। तो 10 से यहाँ पर 10 कैंसिल होता है। सबसे पहले 3 × 9 = 27, 81, 81 होते हैं 243, और 243 के बटे में हम यहाँ पर देखते हैं 3 0 और 2 0 जब गुणा करते हैं तो ये बनाते हैं 5 0। मतलब अगर हम इसका दशमलव मान प्राप्त करना चाहें तो हमें 5 अंक दशमलव के दाहिनी तरफ चाहिए। यहाँ पर 243 तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें 5 अंक पूरे करने के लिए बाएं संख्या के बाईं तरफ 2 0 लेकर यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है। तो हमें मान प्राप्त होता है 0.00243। ओके,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 में गुणा और भाग की संक्रियाओं पर आधारित बड़े ही आसान सवाल हमारे सामने हैं। बस हमें करने का ढंग आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि 0.014 मल्टीप्लाई 0.014, मतलब यहाँ पर एक ही समान संख्याओं की गुणा हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि इन संख्याओं में दशमलव भी है। अगर इन संख्याओं में दशमलव को भूल जाए तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 14 गुना 14। अब इस 14 गुना 14 का मान हम जानते हैं, 14 का वर्ग करने पर आता है 196। अब यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव के कुल अंक कितने थे। दशमलव के 3 अंक पहली संख्या में, दशमलव के 3 अंक दूसरी संख्या में है, तो दशमलव के 3 अंक हो जाते हैं 6। तो इन 6 अंकों की पूर्ति करने के लिए हम गुणनफल के बाएं पक्ष में शून्य लेकर अपने 6 अंक पूरे करते हैं। तो 196 में 3 अंक थे, तो 3 अंकों की पूर्ति हम करते हैं शून्य लगाकर, और फिर बाद में लगाते हैं हम दशमलव। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है दी गई संख्या का गुणनफल। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14 में भी हमसे कहा गया है 0.04 गुणा 0.0162 का गुणनफल कितना होगा। तो इस सवाल को करने के लिए हम पहले वाला प्रोसेस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि इन संख्याओं में दशमलव भी है। तो सीधी सीधी गुणा बनती है 4 की 162 से। अब 4 की गुणा 162 से करते हैं, 4 दूनी 8, 424 का 4 हासिल बचते हैं 2, 4 एकम 4 और 2 होता है 6, 648 हमें 4 की गुणा 162 से करने पर प्राप्त होता है। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे जाते हैं, तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक थे और दूसरी संख्या में दशमलव के 4 अंक थे, यानी कि दशमलव के कुल अंक बनते हैं 6। तो दशमलव के 6 अंक बनाने के लिए हमें इस गुणनफल में बाईं तरफ 3 शून्य लेकर 6 अंकों की पूर्ति करते हैं और दशमलव को बाईं तरफ स्थान देते हैं। तो इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त होता है 0.000648। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर 6.042 को भाग करना है 0.06 से। तो हम इस सवाल को करने के लिए अंश बटे हर की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये बनता है हमारे पास 6.042 अपॉन 0.06। अब यहां पर अगर हमें अंश और हर में भाग करना है तो हम सबसे पहले यहां दशमलव को निरस्त करने के लिए दशमलव के जो अंक हैं उनके स्थान पूरे करते हैं। तो ऊपर दशमलव के 3 अंक हैं, नीचे दशमलव के 2 अंक हैं, तो इन्हें पूरा करने के लिए हम लेते हैं शून्य और दशमलव से दशमलव को कर देते हैं निरस्त। निरस्त करने के बाद में जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 6042/60। अब हम इस 60 से 6042 में कर सकते हैं बड़ी आसानी से भाग। तो यहाँ पर 60 से हम काटते हैं 60 ही कम 60। अब पूरा पूरा करता है, शेष कुछ बचा नहीं, तो हम एक अंक उतारने की परमिशन होती है, तो हम 4 में पहाड़ा पड़ते हैं 60 का, पहाड़ा जाता नहीं। अब बाहर न जाने का हम लेते हैं 0 और उतारते हैं दूसरा अंक। तो दूसरा अंक उतारकर बनता है 42। अब 42 में भी बार नहीं जाता, तो हम बार न जाने का फिर से एक 0 लेते हैं और अब हो जाता है यहाँ पर 42 से आगे तो कोई अंक है नहीं। हमने बार न जाने का 0 एक बार ले लिया, बार न जाने का 0 दूसरी बार ले लिया, लेकिन यहाँ पर 42 से आगे तो कोई अंक ही नहीं है। तो अंक ना होने की स्थिति में हम फिर लगाते हैं दशमलव और दशमलव लगाकर इसे बना देते हैं 420। तो 420 को हम 60 से भाग करते हैं 6 सत्ते 42। इस प्रकार हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 100.7। ओके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं 136.09 को भाग करना है हमें 43.9 से। तो बराबर में जो भागफल आएगा वो कितना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को अंश बटे हर में चेंज करते हैं। तो अंश बटे हर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 43.9 को लाते हैं हर में। तो ये हमारे पास बनता है एक भिन्न का रूप, और भिन्न का रूप बनाने के बाद में हम देखते हैं इसे कि 136.09 यहाँ पर अंश और हर दोनों में ही दशमलव से दशमलव को निरस्त करने के लिए पहले तो हम दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों को पूरा करते हैं और दशमलव से दशमलव को कर देते हैं निरस्त। निरस्त करने के बाद में हमें बचता है भाजक के रूप में 4390 और भाज्य के रूप में 13609। यहाँ भाग करते हैं तो 4 भाग देता है 13 में 3 बार। तो यहाँ 4 या 12 से हम करते हैं 3 0 0, 3 9 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13170 और ऊपर है 13609। अब हम घटाते हैं, 9 में से 0 जाता है तो 9, फिर यहाँ धाई लेते हैं तो हो जाता है 10, 10 में से 7 जाता है 3 और यहाँ बचते हैं 5, 5 में से 1 जाता है 4, 439। अब यहाँ 4390 है और ये 439 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे कोई अंक है नहीं, दशमलव लगाते हैं और शून्य बढ़ाते हैं। तो 4390 का पहाड़ा 4390 में जाता है मात्र एक बार। इस प्रकार हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 3.1। ओके। बाकी प्रोसेस है
कैलकुलेशन की अगर तकनीक हमसे आती है तो ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। हमसे कहा गया है यदि 1.125 गुणा 10 की पावर के का जो मान है वो 0.001125 है तो के का मान कितना होगा, के का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर हम सवाल को करने के लिए देखते हैं कि ये सवाल 10 पावर के रूप में है, अर्थात यहाँ पर हम यूज करते हैं साइंटिफिक वैल्यू अर्थात कोटि मान की। तो कोटि मान में हमें फिजिक्स के अंतर्गत एक रूल सिखाया जाता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या में अगर हमें दशमलव को दाहिनी तरफ ले जाना है तो हमें जो गुणा 10 में घात लेनी होंगी वो ऋणात्मक लेनी होती है, और यदि हमें दशमलव को बाईं तरफ लेकर जाना है तो यहां पर जो 10 गुणा में 10 की घात बनेगी वो धनात्मक बनेगी। इस ट्रिक से ये सवाल हो जाते हैं बहुत ज्यादा आसान। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां 1.125 है। अब इस यहां पर सीधे सीधे अगर हम लोग थोड़ी देर में भूल जाती है 1125 और यहां पर भी 1125, तो 1125 में हम देखते हैं कि दशमलव 1.125 को छोड़ के बाईं तरफ को खिसकता है। तो इस 1.125 के लिए अगर मैं इसे इस 0.001125 में अगर मुझे इस दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड की तरीके से यहां से हटाकर 1.125 में लाना है अगर, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर मुझे 3 स्थान दशमलव को राइट हैंड की तरफ ले जाना पड़ रहा है। जब राइट हैंड की तरफ मैं लेकर जा रहा हूं दशमलव को तो हमें प्राप्त होता है 1.125 गुणा 10 की घात। जब दशमलव राइट हैंड की तरफ बढ़ता है तो राइट हैंड की तरफ बढ़ने पर यहां पर जो घात होती हैं वो माइनस में जाती हैं, और घात माइनस में जाती हैं तो यहां पर आएगा घात 3। क्यों? क्योंकि दशमलव को राइट हैंड की तरफ 3 स्थान हमने आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर LHS और RHS में 1.125 की वैल्यू से पूरी हो जाती है, और यहाँ पर 10 पावर के की जो मान है वो आता है हमारे पास 10 पावर -3। इस प्रकार हम देखते हैं घातांकों की तुलना करने पर के बराबर हमें प्राप्त होता है -3। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि इकाई धारी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 51 करोड़ 80 लाख का साइंटिफिक मान अर्थात कोटि मान कितना होगा। तो यहां पर जब हमें कोटि मान निकालना होता है तो हम देखते हैं कि संख्या में जितने भी अंक चाहे उपस्थित हैं उन सभी को हमें दशमलव के एक अंक के साथ लाना होता है। तो एक अंक के साथ लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे सीधे लिखते हैं 5.18। मतलब हमने 5 को छोड़कर बाकी सभी जो अंक हैं इन्हें दशमलव के दाहिनी तरफ स्थान दे दिया है। तो दशमलव के दाहिनी तरफ स्थान देने पर जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि दशमलव के दाहिनी तरफ जितने भी शून्य होते हैं उन शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहां पर हम गुणा लेते हैं 10 के साथ, और 5 के नजदीक लाने के लिए यहां पर 10 की घात 8 को धनात्मक रूप में स्थान देना है। मतलब हमें जो कोटि मान प्राप्त हुआ है वो है 5.18 गुणा 10 की घात 8। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर। यह क्वेश्चन 19 में हमसे कहा गया है कि यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 हो तो 1/0.0003718 का मान क्या होगा। हम यहां पर देखते हैं कि यहां हर में 3.718 अर्थात दशमलव के 3 अंक लिए गए हैं। अब यहां पर दशमलव के अंकों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 अंक दशमलव के दाहिनी तरफ यहां पर उपस्थित हैं। अगर हम इन 7 अंकों को 3 अंकों में बदलना चाहते हैं तो हमें यहां पर देखना है कि इसका जो मान आएगा वो आएगा 1/3.718। मतलब हमने इस दशमलव को चलाया है 4 अंक राइट हैंड की तरफ। जब हमने 4 अंक राइट हैंड की तरफ दशमलव को बढ़ाया है तो हम यहां पर घात 10 की घात में -4 लेंगे, क्योंकि यहां पर दशमलव को 4 अंक दाहिनी तरफ बढ़ाया गया है। अब ये जो वैल्यू यहां पर हमें प्राप्त हुई है गुणा दशमलव -10 की घात -4 के अतिरिक्त वो हमारे पास दिए गए मान की वैल्यू है। मतलब मैं अगर इसे सोल्व करना चाहूं तो मुझे प्राप्त होगा यहां पर 0.2689 और अपोन में 10 पावर -4। इसे मैं सीधे सीधे सोल्व करके लिख सकता हूं कि ये जो मान मुझे प्राप्त हुआ है ये है 2689 गुणा इकाई धाई सैकड़ा, हजार, 10,000। अब मैं 10,000 की गुणा अगर इस संख्या में करता हूं तो मुझे ये संख्या पूरी
2689 आंसर के रूप में प्राप्त हो जाती है। ओके, अब इसी प्रकार यहां क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात 20 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। यदि 1/6.198 का मान हमें दिया हुआ है 0.16134, तब 1/0.000619 का मान क्या होगा। बिल्कुल इसी सवाल की तरह हम यहां पर देखते हैं कि यहां दशमलव के जो अंक है दाहिनी तरफ वो 3 है। अब यहां दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक है वो 7 है। बिल्कुल इसी सवाल की तरह अगर मैं इसे 1/6.198 में कन्वर्ट करता हूं तो 10 के साथ यहां पर मैं देखता हूं कि मुझे दशमलव को दाहिनी तरफ 4 अंक बढ़ाना पड़ा है। तो 4 अंक बढ़ाना पड़ा है तो यहां पर 10 की घात -4 होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव को दाहिनी तरफ बढ़ाया जाता है तो घात में उतने ही संख्या ऋणात्मक हो जाती है, और अगर दशमलव को बाईं तरफ बढ़ाया जाता है तो 10 की घात में उतनी ही संख्या धनात्मक होती है। अब इसे मैं फिर 1 यहां पर हमें जो प्राप्त हुआ है 1/6.198, इसके स्थान पर हमें वैल्यू दिया हुआ है ये, इस वैल्यू को हम भाग करते हैं 10 की घात -4 से, मतलब ये जो मान मुझे प्राप्त हुआ है ये है 0.16134, और इसके बटे में है 10 की घात -4। जब मैं इस 10 की घात -4 को ऊपर लेकर जाता हूं तो ये घात हो जाता है धनात्मक, और यहां मुझे मान प्राप्त होता है 0.16134 मल्टीप्लाई 10,000, और 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर जो मान आएगा वो होगा सीधे सीधे 1613.4। ओके, कॉम्पिटिटिव मैथ डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।